बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज जो है दो अहम मौज़ूआत हैं वो आपने देख लिए हैं। देखिए, इसमें सब हम ये कहना चाहते हैं कि तो मकबूजा कश्मीर में जो भारत की दरिंदगी है और उस पर जो मज़ामत हो रही है उस पर हम बात करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि शाहरुख साहब को ये जो लोग बातें बड़ी करते थे बड़ा मज़े इनके ऊपर रहम आता है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं अब ये कहते हैं कि हम 25 करोड़ हैं, लेकिन जो जुल्म बरपा इनके साथ हो रहा है, लेकिन वो उसमें जो है उनके पर्दादार ख़वातीन से उनके बुर्का उतारवा रहे हैं, उनसे नकाब उतरवा रहे हैं, उनका जो पर्दा उनको छीन रहे हैं। तो ये बात तो थी ना जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान मांगा था। कायद मोहम्मद जिन्ना के विजन को आप देखें और कहाँ आपके विजन को। मैं आपसे ये कहता हूँ, ये जो भाई लोग हैं हमारे देवबंद के, कि भाई देवबंदियों, तुम ये देवबंद के यानी जो उलमा कराम हजरात, यानी पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के उलमा कराम को सलाम, लेकिन जो देवबंद हिंद है, मैं उसको कह रहा हूँ कि आपको ये देखिए, खुदा के वास्ते आपने कायदे पर जो इल्ज़ाम लगाए थे, अब बताइए उसका क्या जवाब है कि आपके पास कि आप उसकी कोई आप पेशबंदी कर सकें। आपके देवबंद ने जो कि आपके वहाँ से पढ़ के आए थे, उन्होंने तो यहाँ पाकिस्तानी देवबंद के लोगों ने तो अफ़गानिस्तान को 2 सुपर ताकतों को शिकस्त दे दी, और आप एक हिंदुस्तान जैसे एक माड़े मुल्क को जहाँ पर हमने हमेशा हुक्मरानी की है। अब जब याद करें आप कि जिस वक्त आपने परवेज़ मुशर्रफ ने जब कहा, अपनी किस्सा बयान कर रहे थे, तो उस वक्त एक उलमा आलिम साहब खड़े हो गए कि साहब हमारे को ये जो है हिंदू जो है ये हमारी हिफाजत करेंगे, और उसी बेईमान आदमी को, उस आलिम जो को उन्होंने दिल्ली में मारा शुरू किया, तो उसके बाद में वो बचाव के लिए मदद के लिए मांगता फिरता वही आदमी इत्तेफाक कुदरत का निज़ाम देखे कि उस बदबख्त के साथ में जिसने परवेज़ मुशर्रफ जैसे आदमी की बेइज्जती की थी, उस आदमी को वो फिर उन्होंने हिंदुओं ने मारते हुए दिखाया। अब शाहरुख को देख लें। अब मुसलमानों में देखिए, अब आलम यह है कि हिंदुस्तान के अंदर ये हम बहुत दिनों से कह रहे थे, जब भी कराची वालों को भी हम कहते हैं, सिंध वालों को भी कहते हैं, ये भाई देखो, ये जब जुल्म करते हो तो अल्लाह का, हज़रत अली का एक कॉल है जो एक इंटरनेशनल मैंने एक लॉ है, यानी कुदरत का कानून है। वो हज़रत अली के मुंह से जो अदा हुए अल्फाज जो हैं वो कुदरत का एक कानून का उन्होंने अपने 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 ज़बान से बयान किया। वो कहा है कि कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती है। तो आप जब जुल्म करोगे हिंदुस्तान के लोगों, तो जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती है, और ना वो मुल्क कायम रह सकता है जहाँ जुल्म होता हो। तो आप ये समझ लीजिए। अब दूसरी बात हम सिंध के लोगों से कहना चाहते हैं, हमारे सिंधी भाइयों से, क्योंकि तो हमारे भाई हैं, दीनी भाई हैं। तो तुम जो यहाँ जुल्म कर रहे हो कराची में, जो भी तुम्हारे पास मंसूबा है, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि मंसूबा ये आपको दिया हो, इस्टेब्लिशमेंट में दिया हो, तो आप इनसे इनकार कर दें और अपने भाइयों को शेयर दें, क्योंकि तुम पहले दिन से जो तुमने अंसार वाला किरदार अदा नहीं किया। और हम आपसे ये बात आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप अंसार का किरदार अदा करें जो अंसार मदीना का किरदार था। वहाँ पर भी जब फैसला हुआ था तो यही हुआ था कि नहीं, कुरैश के हुक्मरान होंगे, जो क्योंकि हिंदुस्तान में जंग आज़ादी के लड़के आए थे, वो लोग जो महाजिर आज कहलाते हैं यहाँ पर कराची में, वो जंग आज़ादी लड़के आपको आज़ाद करा के आए थे। यहाँ पर आप आज़ाद नहीं थे। आपने ये ज़रूर किया कि आपने यहाँ पर आज़ादी के पास कर दिए, लेकिन आपको बम्बे से किसने आज़ाद करवाया? सारी आज़ादी की जंग तो लड़ी गई आपकी इंडिया के अंदर। आपने क्या काम किया? तो मेरे मोहतरम भाई सिंधी भाइयों, तो ये बातें आपको पता नहीं है। आप लोग सिर्फ ये देखते हैं कि भाई बंदूक दिखा देगा, कहते हैं साहब हम आपको ये कर देंगे। भाई आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप तो अभी तो, मैं जब हिंदुस्तान गया तो हिंदुस्तान में जो बैठे हिंदू, अगर खुदा न खासा पाकिस्तान न रहा, तो वो पोतियाँ अपनी बना के बैठे हुए हैं कि हम के इनके औलादों जाकर जो हमसे कर्जा लिया था इन वडेरों ने, उनके औलादों जाके हम पैसे वसूल करेंगे। उसका वो खुद मैं नेमत समझो कि पाकिस्तान की नेमत की वजह से तुम आज़ाद हो, वरना तुम तो सारे वक्त मकरूज थे। तो अब ये दो बातें आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जुल्म मत करो, और वहाँ जो जुल्म हो रहा है उसका नतीजा देख लें कि अब मकबूजा कश्मीर के अंदर ये हालत हो गई है कि जंग आमद की कैफियत ये है कि वहाँ पर 5 आदमी जो हैं वहाँ लड़ रहे हैं। एक 5-6 किलोमीटर का एरिया है जंगल, उसमें से वो अब तक 19 उनके 10 आदमी मार चुके हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी फ़ौज उनको नहीं पकड़ सकती है। श्रीनगर तक के अंदर उनकी लड़ाई शुरू हो गई है। अब वहाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मकबूजा कश्मीर में आ रहा है, दौरा कर रहा है, और इसके बाद में वो जो अमित शाह साहब में जो वज़ीर दाखिला वो भी आ रहे हैं।
अब ये बच जाए तो आए ना, अब ये बम का कोई पता नहीं कि बम के वहाँ पर उन्होंने माइन लगा दिए। अब इतने अरसे तक जो खामोशी रही, जो बहुत से मुझ पर बहुत से लोग तंज भी करते रहे, मैंने कहा देखो तुम इंतजार करो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कभी भी आज़ादी की जंग जो है, अगर जैसे ही अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म होगी तो सारा रुख इधर हो जाएगा। तो वह जैसे ही जंग आज़ादी अफ़गानिस्तान में जैसे ही फतह हुई है, उसके असरात सारी दुनिया पे पड़े हैं आज़ादी के ऊपर। और जो अमेरिका की जो सुपर ताकती का जो जवाल शुरू हुआ है, यानी जवाल भी ख़त्म होते हुए सुपर ताकती का जो ख़त्म होते भी वक्त लगेगा, लेकिन जवाल तो शुरू हो गया ना। इब्तिदा तो उसकी हो गई, हर जगह उसको नो हो रही है। आपको कोई सेंट्रल एशिया में आपको कोई अड्डे नहीं दे रहा है, आपको पाकिस्तान ने कह दिया है एब्सोल्युटली नॉट। अब उसके पाकिस्तान में आपने जो शुरू कर दिया, यहाँ पर जो हंगामा राय कर दी पाकिस्तान के अंदर, जो तुमने जो एक काम, बड़ा आसान काम तरीका है कि तुम एस्टेब्लिशमेंट को काबू करते हो और फिर उसके ज़रिए से फिर दोनों की लड़ाई कराते हो, यानी जो सिविल हुकूमत होती है और मिलिट्री हुकूमत के दरमियान लड़ाई कराते हो। ये काम तुमने शुरू कर दिया है। और इसके अलावा जो तुम्हारे कारिंदे हैं उनको तुमने यहाँ पर एक्टिव कर दिया है। मुस्लिम लीग नून है, जो भी दूसरे लोग मुजाहरे कर रहे हैं, PDM है, तो वो आपका चलेगा नहीं इस वक्त। इसलिए कि नहीं चलेगा क्योंकि बहुत से लोग जो हैं एस्टेब्लिशमेंट में भी समझदार हो गए हैं और सिविल में भी समझदार हो गए। और अगर सिस्टम को चलना है तो फिर जिस तरह चलना है उसको चलने दें, चलने देना चाहिए। लेकिन जी। अगर कोई आदमी करेगा तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा उसको। जी मेरे साहब, वो मकबूजा कश्मीर की आप बात कर रहे थे। जी हाँ, एक वीडियो है जिसमें खातून जो है वो बता रही कि रोज़ाना आते हैं, मार के चले जाते हैं, मीडिया आता है, वीडियो बनाता है, हाँ, फिर चले। कहीं और वाक़या हो जाता है। वो सिख नहीं है। सिख के हैं जी, वो हाँ, दिखा उसका वो- उनका 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 शौहर मर गया है या उनका जी। कोई अजीज मर गया है, जो जी हाँ, तो वो वीडियो दिखाते हैं। दिखाइए। हमारे रोज नौजवान मरते हैं, रोज। आज आप 5 मरेंगे, कल को फिर देखेंगे न्यूज, फिर आप जाएंगे न्यूज वाले। सरकार थोड़ी करती है, कुछ करती है? देखा आपने 2-4 दिन आज मीडिया वाले आप आगे, वहां पर भी मीडिया वाले आगे, फिर 3 दिन कोई नहीं पूछता वहां पर। वो जो आपने बुरखे की बात की थी ना, हाँ वो मुझे ब्रेक के लेकर आ जा रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे तो वो वीडियो दिखाएंगे। ठीक है जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, एक और वीडियो है जिसमें आपने जो बुरके की बात की, जी वो दिखाते हैं कि क्या हो रहा है इंडिया में। आप बुर्खा उतारिए, आप हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम नगर कोई टारगेट बनाया, आप लोग इस्लाम नगर में ही आते हैं ईंट खेड़ी पर। आप लोग अरे उतार दो, बुर्खा उतार दो। आप बुर्खा उतार दो, कुछ नहीं होगा। बुर्खा उतारिए, आप बुर्खा ले लो इनसे। ओहो, जींस में बुर्खा ले लो, बुर्खा ले लो। गलत है ना यार ये। भाई हमारी कौम बदनाम हो रही है। सिंगल बुर्खा उतार दे बेटा, सिंगल बुर्खा उतार दे। नहीं तो बता दो चले। भाई बुर्खा उतारवाओ ना यार, तुम लोग, कौम बदनाम हो रही है। बुर्खा ले लो, बुर्खा ले लो इनसे, बुर्खा लीजिए इनसे। नकाब भाई, नकाब उतारिए, नकाब। शर्म ना, कान नहीं उतारा सर। नहीं, नकाब तो उतारना पड़ेगा। नहीं, नकाब, बुर्खा लो, बुर्खा। ये देखिए बुर्खा मैंने ले लिया इनसे, ये बुर्खा ले लिया है मैंने इनसे। सर आगे क्या सर इसके? कौन सी जगह नाम तो होगा। भाई बुर्खा लिया है मैंने इनसे, बुर्खा। देखिए देखिए भाई, ये कौम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। भाई नकाब, गाड़ी की चाबी। नहीं, नकाब उतारिए आप। जी मेरे साहब, मुसलमानों को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, और जो है नहीं देखिए, तो आपको भी शाहरुख- आज़ादी, आपको आज़ादी इस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह जुल्म आपके साथ कर रहे हैं। वो भाई तुम लोगों ने उन पर हुक्मरानी की है, ये कमबख्त लोग आपसे कहाँ से लड़ सकते हैं? ये जो मेजर शेजर जो बन के यहाँ पर मीडिया, सोशल मीडिया बैठे हैं, ठोक दो इनको सबको, इनका दिमाग दुरुस्त कर दो। देखिए, बाबरी मस्जिद के वाक़े पर एक ऐसा वाक़ा था जिसमें कि आपको एक आदमी उठा था जो नरगिस का बेटा था, जी उस बेचारे को सज़ा मिली। संजय और दत्त। वो जो पक्का, अगर देखा जाए तो पक्का, यानी अंदर से तो पक्का मुसलमान नज़र आता है। फिर बाद में अगर वो उसने तब्दील किया हो तो अलग बात है। जी उस वक्त तो वो मुसलमान बन गया था। अच्छा, अब मैं जब गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो मैंने वहाँ के जो वाइस चांसलर थे, अजीज़ अहमद नाम था उनका, जी डॉक्टर अजीज़ अहमद, उनसे मैंने कहा, वो मुस्लिम लीग के इत्तेफाक से केरला के थे वो, और मुस्लिम लीग के वो से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन उर्दू नहीं बोल सकते थे। तो उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही थी कि वहाँ पर अलीगढ़ में कैसा उर्दू स्पीकिंग होना चाहिए, ये अंग्रेज़ी वाला कैसे आ गया यहाँ पर। तो मैंने उससे लोगों से कहा कि देखो, वो एक मीटिंग थी इसकी, मैंने वहाँ पर मैंने एक उसकी सदारत की, वहाँ के एक डिबेट की हॉल के अंदर, बहुत बड़े हॉल के अंदर, जिसका मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी मौजूद है।
जो उन्होंने मुझे दिया एज ए मोमेंटो, तो वो तो उसमें मैंने कहा कि देखो कभी भी इस पे मत जाओ, लेकिन वो पक्का मुसलमान है। उससे मैंने कहा, जब हम दो मिले गए तो उन्होंने खाना भी खिलाया और मुझे कहा कि देखो जो कौम बाबरी मस्जिद पे मुत्तफिक नहीं हो सकी, वो कभी कौम मुत्तफिक नहीं हो सकती। अब अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि इनको मार मार के मुसलमान बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि वो किस्सा है, मैं बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ की सफ़ीर थी एक खातून बोस्निया की, तो उसने कहा भाई, मैं ऐसे जब बात हुई तो मुझे कहने की भाई बात ये है कि हम तो मुसलमान थे ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। हमारी माँ ये करती थी कि जब हम कोई बीमार होते थे एक किताब निकालती थी और वो हम उसकी हवा हमें देती थी। तो फिर बाद में पता लगा कि वो कुरान मजीद है। तो अब ये लोग भी उसी हालत में हैं। अब उनको मार मार के मुसलमान बनाया है। फिर ये हमारा ब्रिगेडियर सहूलत रज़ा जब वहाँ गया है तो इन्होंने वो जो पैसे अपने जमा करके वहाँ कहा कि हम तुम्हारे लिए मस्जिद बना देते हैं। तो बोले, एक लड़की ने कहा कि नहीं, आप हमें मस्जिद नहीं, हमें क्लब बना के दें आप। तो ये हमारी जो अमन फोर्स गई थी उसमें हमारा ब्रिगेडियर सहूलत रज़ा भी गया था। तो उसमें अमन फोर्स के अंदर फिर उन्होंने क्लब बना के दे दिया। उन्होंने कहा कि इससे फ़ायदा में ये होगा कि हम उसको जो है वो वेस्टर्न स्टाइल में बनाएंगे और फिर इसके अंदर सारी बात वही करेंगे जो आप चाहते हैं मस्जिद में होती है। तो वो इन्होंने बना दी थी। तो अच्छा, ये जो शाहरुख खान वाला मसला है, अब शाहरुख को जो है चाहिए कि आदमी भी मुश्किल में पड़ जाए। शाहरुख में इन लोगों ने बहुत प्याल बनाया है, जा के तकरीरें करते हैं और जाकर अभी वहाँ पे भी बुलाया, सऊदी अरब में बुलाया है जी। तो भाई खुदा के वास्ते जो पैसा है तुम्हारा किस काम आएगा? तुम भी रोए हो। अब तुम्हें 17 मिनट तुम्हें मिलने दिया है हिंदुओं ने, और तुम बहुत बड़े हीरो हो, पूरे दुनिया में माने जाते हो हीरो जी। और आज तुम्हारे पास ये आलम है, तुम्हारा बेटा जेल में, तुम 17 मिनट तक तुम रोते थे, तुम्हारा बेटा रोता, क्या फ़ायदा हो तुम्हारे पैसे का, दौलत का? वो पैसे खर्च करो मुसलमानों पर भाई। और अब अगर तुम्हें कोई ये वीडियो में हमारा ये प्रोग्राम सुन सकते हो, हम भेज देते हैं। कोई मुसलमान इंडिया का वहाँ उस प्रोग्राम को शाहरुख के बाद भेज दे, काट के इसको भेज दो भाई हमारे को, तो हम तो वहाँ के मुसलमानों को भेज दें। बॉलीवुड भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, मुसलमान और नहीं तो मुसलमान तो भाई वो खुल के आ जाए, इनके पास बहुत दौलत है और वो अगर वो चाहें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और कर ले आप। अब ये तंग आमद जमा अल्लाह ताला ये जो कुर्बानियाँ आपके पास, हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी आपके सामने मौजूद है, और अगर इसमें आपको सर कटता है तो कटा दो, मरवा परवाह नहीं करो और खड़े हो जाओ मर्दों की तरह से। बिल्कुल। क्या खान बने फिरते हो तुम लोग? खान का ये काम है, खान का वो काम है। तुम हमारे साथ गए थे ना, मुगलों के साथ में गए थे, सारे खान हमारे, यूसुफजई पठान हो ना तुम, तो तुम सब हमारे साथ गए थे। हम तुम्हें कहते हुक्म देते हैं कि तुम करो अब ये काम, चलो। मुगल बादशाह का शहजादा ये कहता है, एक वालिद की हैसियत से जज्बात में आए, लेकिन आप ठंडे दिल से सोचें और कोई प्लान बनाएं। जी मेरे साहब आ जाएं जरा। वजीर खान, पहला काम तो ये होगा जैन, इसमें ये होता है कि एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, वो शहीद होगा, उसके बाद में फिर पीछे चलती है कारवां। बिल्कुल ठीक है, ऐसे हो जाए। हज़रत इमाम हुसैन के नक्श कदम में चलो जी, बस, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। जी मेरे साहब, ये वजीर खारजा के काबुलियात दौरे। देखिए जैन साहब, बात ये है कि पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि जब DGISI की देरी में जो कुछ भी मामला हुआ, बज़ाहिर इसमें लगा कि बहुत बड़ा गड़बड़ हो रही है जी, लेकिन इसमें हिकमत ये थी कि वो ये चाहते थे कि ये DGISI के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो कॉन्टैक्ट हैं, वो सिविल के पास ट्रांसफ़र हो जाए। अब वो जो है उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिए हैं शाह महमूद कुरैशी के पास। जी। अब एक गलत काम इसमें सिर्फ ये हुआ है कि ये आदमी है बरेलवी, शाह महमूद कुरैशी। ये किसी आदमी को आपको, लेकिन इसको फिर एक वज़ीर ख़ारजा बना, किसी अगर देवबंदी को भेजते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब इतनी तो ज़ाहिर है कि इन्होंने तो ये सोचा ना कि वज़ीर ख़ारजा को भेजें जी, लेकिन वो वहाँ पर ये एतराज़ हो सकता है कि जब वो ये हैंडल करेगा उनको, तो फिर ये बरेलवी का और देवबंदी का मसला उठा देंगे। नूरुल कादिर साहब को साथ ले जाए, नूर कादिर को ले जाओ। नहीं, कादिर भी तो बरेलवी है, लेकिन वो थोड़ा उनके तो राब्ते अच्छे हैं ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन बात ये किसी बरेलवी को, टिपिकल मौलवी को ले जाते हैं कि किसी को ले जाते साथ, ताहिरा शरीफी को ले मुमकिन है गया हो। नहीं, ताहिरा शरीफ को नहीं, ताहिरा शरीफ इस काबिल नहीं है, इसको हटाओ अलग से। वो एक अलग से ग्रुप का आदमी है। बात ये है कि इन्होंने ये तरीका किया है कि वो जो ट्रांसफ़र है, जो उसके बाद इंफॉर्मेशन है, जो उसके कॉन्टैक्ट हैं जी, वो शाह महमूद कुरैशी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरा काम ये करना है कि उनको मदद चाहिए, एयरपोर्ट की जो टेक्निकल नो हाउ है वो देने के लिए हमारा PIA का चीफ चला गया, और जो हमारा जो है ये जो गया है, जो हम कैसे लागू करते हैं, नादरा का चीफ भी गया, नादरा का चीफ गया, कैसे आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है। फिर आपका गया ये जिससे हम ये जो हमारा है, जिससे हम टैक्स लेते हैं जी, FBI गया, FBI चीफ गया, तो वो सारा सिस्टम वहाँ बहाल करने गए हैं। वो हम टेक्निकल नो हाउ हमारे पास है, हम आपको दे देंगे। जी, हमारे साथ में हमें ये भी काम करना चाहिए था कि एक आदमी हमारा जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का भी जाना चाहिए था,
ताकि उनको सिखा आता है कि देखो ये तरीका ऐसा है कि जिसमें सारे फ़िरक़ों को आप साथ में वहाँ से तो 3-4 उलमा को लेना यानी स्कॉलर को लेना नहीं, चाहिए था। सारे तबकों को ले हाँ, जाते हैं कि देखो सबको उसमें ले हम जाते देखो हैं। किस तरह से ये कर रहे हैं काम। जी अब ये जो हमारी मौजूदगी है, ये हमारा जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की मौजूदगी इस बात का मज़हर है कि किसी वक्त भी हम इस्लामी मुल्क बन जाएंगे। और ये तरीका ऐसा है कि जो सारे के सारे इस्लामी सारे एक मेज़ पर अगर उलमा कराम बैठ सकते हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में, तो एक मुल्क में क्यों नहीं बैठ सकते? जी तो ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काम ये वहाँ भेजना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी बात हम आप कहना चाहते हैं, अब आपका वक्त है? जी अभी है। तो अभी हम ये कहना चाहते हैं कि हम तालिबान की मदद करना चाहते हैं और तालिबान हमारे से मदद लेना चाहते हैं और हम उसको दे रहे हैं। और ये बात जो है जो फौरी तौर पर रूस में जो हमारा वायदा हुआ है, रूस में जो मीटिंग हुई थी 1920 को, उसके बाद में ये मीटिंग हुई है। जी और इंडिया का जो इंडिया इसके बाद में एक मीटिंग बुला रहा है अफ़गानिस्तान के ऊपर, हम उसमें शायद नहीं जा सकेंगे। अमेरिका रूस की मीटिंग में नहीं आया था, हम यहाँ नहीं जाएंगे इसलिए कि हम इंडिया को तस्लीम नहीं करते हैं जी कि उसका किरदार कोई अफ़गानिस्तान में कोई किरदार हो सकता है ना अफ़गानिस्तान जाएगा। तो अब बात दूसरी ये है कि भारतीय अब्दूस का जो है पाकिस्तानी समंदर में दाखिले की कोशिश जो है तीसरी मरतबा हुई है। 16 अक्टूबर थी जी 2016 की। जी तो उस 2016 में उस वक्त हमारा मैंने सैयद आरिफ हुसैनी जो थे जी वो हमारे फ्रीड के कमांडर थे। वो हमारे जो 5 अगस्त 2019 को जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें वो तशरीफ़ लाए थे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं हमारे पास, हमने उनको मुबारकबाद भी दी थी और उनसे कहा था कि मैंने कहा आपने क्यों नहीं उसको मार दिया? तो उसने कहा दिल तो मेरा बहुत चाहा, लेकिन क्योंकि वो इंटरनेशनल उसमें थी तो हम उसको मार नहीं सकते थे। तो ये इसको आने देते हैं, उसको मार देते हैं, या इसको कुछ ज़ख्मी कर लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, वट एवर पास हुआ। तो अब फिर दूसरे जो वाक़या हुआ जो 14 नवंबर यानी दूसरा वाक़या 5 जो हुआ है मार्च में जो हुआ ना 27 फरवरी के पहला बाद। 14 नवंबर को हुआ था 2016 की। जी और ये दूसरा जो वाक़या हुआ वो हुआ 4 और 5 को 2019 को, जो कि हमने इनका एक जहाज़ गिरा लिया था। जी और आपको याद होगा 27 को हमने 27 इनका फरवरी। जहाज़ गिराया था, 2 जहाज़ गिराए थे और इनका हेलीकॉप्टर गिरा था। और हमारे प्रोग्राम में ब्रिगेडियर एक ब्रिगेडियर ने, क्रिश्चियन जो ब्रिगेडियर हमारा दोस्त है, उसने बता दिया था हमारा जो, उसने बताया था कि एक 5वां भी गिराया, तीसरा भी गिराया, जो आप बाद में पता लगेगा। जी तो इन्होंने हेलीकॉप्टर जो अपना गिराया था उसको उन्होंने कहा कि वो गिराया। फिर अब जब 16 अक्टूबर को ये 2021 के जब ये दाखिल हुई है तो फिर उनको हमने, तो इस वक्त भी इन्होंने ये फैसला अब ये हुआ है कि अब जब आएगा तो हम इसको कुछ ना कुछ हम डैमेज कर लेंगे या पकड़ लेंगे, जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये आइंदा ये आने की कोशिश न करें, जी अगर आएंगे तो फिर आएंगे हम तो उनकी फिर कुटाई ऐसे ही, करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मुझे अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जी, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर ये ज़रा गवर्नर स्टेट बैंक की कुछ ये बात करेंगे। ये बदतमीज आदमी है। जी नाज़रीन, मकसद वक्फा है, वक्फे के बाद बरदा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, तो एक मज़ा का खेल बयान दिया है स्टेट बैंक के गवर्नर ने, जो जिनका नाम रज़ा बाकर है, जो हमारे IMF की तरफ से हमें तोहफे में मिला है, ज़बरदस्ती मिला है। और जुल्म सितम जो हम पर कर रहा है, जिस तरह से हमारे पर वो बिजली की कीमतें, डॉलर को जो बढ़ा रहे हैं, और डॉलर पर जो उन्होंने मज़ा का खेल बयान दिया है, जिसने कहा कि साहब जो बाहर के लोग हैं जो उनको फ़ायदा हो रहा है। तो भाई बाहर के लोगों को फ़ायदा देना है या जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको फ़ायदा देना है? उनकी तादाद कितनी है जो वहाँ पैसे डॉलर भेजते हैं? तो वो तो अपनी ज़रूरत के तहत भेजते हैं, अपने ख़ानदान के लिए, उसके लिए कफ़ालत के लिए भेजते हैं। देखिए यहाँ जो बैठा हुआ जो 15,000 रुपये कमा रहा है, जो हमारा बॉय है या हमारा कैमरामैन है या फलाना, वो कहाँ जाएंगे? वो तेरे मैं तेरे का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, वो तेरे उस पैसे से उसको उससे क्या ताल्लुक़ है? वो बात करो जो पाकिस्तान के मफाद में हो। तुम तो पाकिस्तान की मुखालफत में सारा काम कर रहे हो। हम दुश्मन, अब ये बात ये है कि हमारे इदारों को ये बात फैसला करना चाहिए कि आप पाकिस्तानी हो या तुम गैर मुल्की। अभी तक जो है वायसराय के हुक्म पे बाहर से अहकामात लेते हो। आपको ये फैसला बुनियादी फैसला आपको ये करना पड़ेगा, और ये फैसला का वक्त आ गया है, क्योंकि अब ये तरीका नहीं चल सकता कि यार तो भाई पाकिस्तान में बहुत ताकत है। अगर आप जिस अंदाज से आपने ये 100 आदमियों की आपने काबीना बना रखी है, ख़त्म करो इसको। 5 आदमी काफ़ी है इस मुल्क को चलाने के लिए, और इससे ज़्यादा की काबीना की ज़रूरत नहीं है। और 5 मेरा हर सूबे से एक आदमी ले लो बस। इससे ज़्यादा एक वज़ीर आज़म और मुल्क चलाया काफ़ी है। क्या मतलब है इस बात का?
बिरसा- भाई जब अयूब नहीं चलाता था मुल्क, अयूब ने कितना पैसे मुल्क चलाया, जी, इनका जो कुछ बयान है पहले दिखाते हैं अपने नाज़रीन को, दिखाए। और उसके बाद थोड़ी सी बात करें इस पे। पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं तकरीबन मिसाल के तौर पे 30 बिलियन डॉलर की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं, ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है। मेरे साहब अगर ये बयान किसी और मुल्क में दिया होता उन्होंने, किसी जिम्मेदार ने, उसको भाई वो आज रहता वहाँ मैं पे। अगर मैं पाकिस्तान होता मैं इसको हटा देता, जेल में डाल देता इसको। जेल में डालने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। अभी शौकत तरीन को भी भाई नहीं पढ़ना चाहिए, जुल्फ़िकार बुखारी को पकड़ना चाहिए, फ़खर इमाम को पकड़ना चाहिए, खुसर बख्तियार को पकड़ना चाहिए, इसलिए कि इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह किया। और पाकिस्तान- सवाल ये है कि ये जो आया है, आपने आप किस किस्म के आप रियासत मदीना की बात करते हैं इमरान खान साहब? आप अपने लोगों को तो आप एनआरओ दे रहे हैं जो कि बेईमान है, जो कि इसमें आए हैं, आपके जो नया जो पंडोरा बॉक्स निकला है इसमें आए, उनको तो आप एनआरओ दे रहे हैं, उसके तहत में वो सारे लोग बाग छुट रहे हैं। अब तो आप किस तरह की आपकी हुकूमत है? आप रियासत मदीना की बात करते हैं। अब मदीना आप जा रहे हैं मदीना के, आप उस पर यात्रा पे नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब का दौरा वैसे इंपॉर्टेंट है, माशी मुश्किलात शायद कुछ कम हो जाए, क्या माशी, कोई ना कोई मदद करेंगे, कोई ना खुद कोई मदद करेंगे वो वो। भाई सऊदी अरब के पास पैसे ही नहीं है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मजबूर है वो देने, अगर देना भी चाहे नहीं दे सकते। चले फिर और ये देखिए मुझे क्या- रात बहुत से मैंने अरब ममालिक ने बनाया, लेकिन सबसे बड़ी बात दुख इस बात की यूएई के लोगों की है कि ये लोग क्या कर रहे हैं इंडिया के साथ में। इनको सीधा करना चाहिए, इनका दिमाग, इनके नाक की टेढ़ी ये ऐसा टेढ़ी लग हो रहा गई है है। कि इंडिया का कोई सूबा बना दिया यूएई को उन्होंने। अब अब इंडिया का इनको- सूबा बन गया है ना जी, ये इनको गौर करना चाहिए। अच्छा मेरे साहब, ये जो कुछ महंगाई है इसमें हुकूमत पे तो लानतान हो रही है, लेकिन हुकूमत के साथ जो शरीक जुर्म है काफ लीग और एमक्यूएम, उनको कोई ख्याल नहीं आ रहा है कि अवाम के मफाद में। ये है कि एमक्यूएम तो अब खत्म हो गई ना। एमक्यूएम को तो आप देख लीजिए, उनके असेंबली कराची के में से एक भी सीट नहीं मिली है आपको इसमें, सिर्फ हैदराबाद के लोग बेचारे गरीब लोग। ये फैसल कैंटोनमेंट में टॉस हाँ। पे एक सीट मिल गई है वैसे भी। भाई वो मिल तो क्या फर्क पड़ता दोनों है? का वोट बराबर हो गया था ना, तो वहाँ पे पूरा वो टॉस हुआ। टॉस में जीता, टॉस में मिल गया तो फिर वो आप समझ लेकिन अभी भी उनके टॉस से अभी टॉस में ही बैठे हैं वहाँ पर। लेकिन एमक्यूएम को सोचना चाहिए कि वो कब तक इनका साथ देंगे। नहीं मतलब ये तो नालायकी नहीं, सामने आ चुकी है। नहीं मेरी बात नहीं, साथ की बात नहीं है, उनके पास अब स्ट्रीट पावर नहीं है ना, किस बात पर? अभी इस वक्त वो जो एंजॉय कर रहे हैं वो करने दें उनको भाई। अभी औरतों को चले चौधरी लोग तो समझदार हैं। आप यकीन मान लें, चौधरी तो भाई बेसिकली चौधरी यानी जो बरतानिया की बाकियात है जी, उनको सिर्फ गुजरात से मतलब है, बस नहीं, गुजरात से अपने नहीं है, टाउन से। उनको सिर्फ अपनी चौधराहट से मतलब है। जी, वो आप अगर बरतानिया हुकूमत आ जाए या उसकी परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आ जाए वो कब या साथ किसी है? की हुकूमत आ जाए, उनसे उसको मतलब नहीं, वो तो खुद अपने चौधरी बन के रहना चाहते हैं। बस अपने टाउन में अब चाहिए। हम चौधराहट को ख़त्म करना चाहते हैं। जी। बात ये है। तो अब अगर हमारी हम फौज पर इसलिए नाश करते थे कि ये हम भी समझते थे कि ये हमारी तरह के लोग हैं, लेकिन अब ये लोग भी भाई एक वो बन गए, मैंने बड़े शाहूकार बन गए। अब ये भी जो अब पहले हम इन पर अभी नाज भी ख़त्म हो गया ये कि भाई हम कहते थे कि भाई अगर ये फ़ौज आ जाएगी तो हमारे जैसे पलंग पे सोने वाले लोग हैं जी, तो अब ये वो नाज भी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। मेरे साहब ये तजुर्बा क्यों बना दिया गया पाकिस्तान को, सियासी भाई बात तजुर्बा? ये है कि देखिए अब ये इनकलाब तो अभी उठेगा आवाम से ही, क्योंकि अब जो फ़ौज से भी हमारी उम्मीदें थी वो अब ख़त्म हो गई हैं, इस लिहाज से कि अब ये जो फ़ौज है ये अब देखिए, अब मसला ये है कि अब चीफ़ साहब जो हैं वो हर एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर उनको डरा रहा है, मैंने मरियम को कंट्रोल नहीं कर सकते, मरियम उनको डरा रही है तो आप डर रहे हैं तो साहब उनकी बात मान लेते हैं। अगर आपको आपने डाउन लीग में आपने वापस ले लिया, आप हर चीज़ पे आप डरते चले जा रहे हैं, क्या बात है? आपने जब पसपाई इख्तियार कोई आदमी करता है तो उसके कदम कहीं नहीं जमते। डाउन लीग पर आप फैसला कर लेते हैं, आप किसी बात पे फैसला कर लेते हैं, आप किसी बात पे फैसला करते ही नहीं है।
अब तो हर जगह पसपाई इख्तियार करते हैं। ये जो फ़ौज का शान नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, आपको, क्योंकि आप चीफ़ हैं, अब आप क्या कर सकते हैं आप काम। हम तो और हमारे उन लोगों के चीफ़ हैं लेकिन जो अच्छा हमारी बुरा- कुर्बानी देते हैं, शहीद होते हैं, तो हम अब आप कुछ नहीं कह सकते आपकी। वो आप जाने, आपका काम जाने। अल्लाह उन अल्लाह सिपाहियों अल्लाह को के तो- अल्लाह उन सिपाहियों अल्लाह को आपसे सलाम है। पूछेगा कि जी, आपने ये काम क्यों किया। अल्लाह उसके लिए आप तैयार रहिए। जी जी बिल्कुल। मेरे साहब ये बलूचिस्तान वाली बात कर लें थोड़ी। भाई बलूचिस्तान में तो अब ये कि अब यानी 34 आदमियों ने जाके पनाह ले ली है स्पीकर के घर में। जी। अब 34 आदमी ने अगर पनाह ले ली है तो ऑलमोस्ट वो कामयाब हो और गई। नहीं, दरख्वास्त जब दी गई ना तो 34 आदमी के दस्तखत थे उस पर। 10 वो तो थे, लेकिन अब वो डर था कि कोई आदमी उठा के न ले जाए उन्हें, पुलिस उठा के और जो आईजीपी गायब हो गया है, आईजीपी मदद नहीं कर रहा है इसकी मैंने हुकूमत की। आपको वो सियालकोट वाला इलेक्शन याद है ना आपको, जहाँ वो आरओ गायब हो गए थे। नहीं आरोज गायब तो वो तो भाई ये मुस्लिम लीग का काम है, ये बदमाशी काम मुस्लिम लीग करते हैं और नाम नहीं बदनाम वो करते हैं। नहीं, इस दफ़ा तो दूसरी पार्टी ने हाथ दिखा दिया था क्योंकि उनका वहाँ पे कंट्रोल था। अच्छा मेरे साहब चले- एक और बात भी आ रही है ना, वो पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक नहीं, एतमाद की एक बात हो रही है। पंजाब गवर्नमेंट को अगर तहरीक एतमाद करनी चाहिए आए तो उसको सबको एतमाद करनी चाहिए कि उस्मान बुज़दार जैसा नालायक आदमी, सबसे ज़्यादा नालायक आदमी। अब ये काम कोई इस तरह से चलते हैं कि साहब वो पीडी ने कह दिया है तो कि साहब वो उस्मान नाम का आदमी रहना चाहिए। तो ये कोई और उस्मान ढूंढ लेते, किसी पागल आदमी को पकड़ के लगा देते, वो अच्छा काम करता। किसी पनवाड़ी को लगा देते, वो अच्छा काम करता। अब इसको वो क्या करें, अब वो जो कुछ कहा जाता है उसी पे अमल करेंगे ना। नहीं तो भाई बात ये भाई, अब मसला ये है कि अब उनका क्या नहीं, रिश्ता है, इनके ये पास- ये देखना इनके पास- पड़ेगा कि पीरनी साहबा का क्या रिश्ता है इनके इनके पास साथ में, सियालकोट- भतीजा है, भांजा है, क्या है इनका। इनके पास उस्मान डार था, उस्मान डार को लगा देते। तो और बात कहना चाहता हूँ मैं, वो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये बात जब FATF का मसला खड़ा होता है, ये तरीके शुरू हो जाती है, ये बड़ी गलत बात है। अब इस मेरे साहब पर उनके साथ भी अभी ज्यादती अब हो छोड़ रही दे है। बात ये कि तो उस वक्त भी उन्होंने गलती की थी। अब भाई 25 साल के भाई मेरी बात समझो, तुम सबसे ज़्यादा अजीज़ हो हमारे, क्योंकि हम तो तुम्हारे आदमी हैं। अब लेकिन अब तुम्हारी उम्र 25 साल है, तुम अब कैसे लीडर भी बनना चाहते हो, तो सीखो तो ना किसी भाई। कभी भी 12 साल की उम्र के अंदर बाबा साहब जो थे वो अपने उसके सरदार बन गए थे, लेकिन उसका अतालिक जो था वो बड़ा समझदार आदमी था। जी। तो अपना कोई अतालिक तो बनाओ ना, हमें बनाओ अतालिक तुम्हारे, तो तुम्हें हम समझा देंगे कि यानी इक़्तिदार तुम्हारी झोली में डाल देंगे। लेकिन अब तुम्हें अतालिक भी तुम्हारे पास तुम देना नहीं चाहते हो, अतालिक भी तुम अब फैज़ू भाई को ले रहे हो, वहाँ से पैसे लेते हो, फिर अब कैसे तुम कामयाब हो। सुननी भी पड़ेगी ना तो फिर भाई तो चलो भाई, मुझे कहा जा रहा है वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम जी का। जी ख़त्म। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।